हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट 11th अकाउंटेंसी में आज हम एक नई यूनिट लेकर आए हैं, लेखांकन प्रमाप या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो लेखांकन प्रमाप है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है उसको आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सत्य सत्य वाला है। उसमें AS3 रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित है। बच्चों ये AS क्या होता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारे देश में भी एक लेखांकन प्रमाप बनाने वाली संस्था है जो कि लेखांकन के नियमों में, नीतियों में एक रूपता लाने के लिए ऐसे स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, प्रमाप बनाए जाते हैं जिससे कि लेखा पुस्तकें एक जैसी लिखी जा सके। और उसी के लिए अलग अलग AS बनाए गए हैं। करीब 35 ऐसे AS बने हुए हैं। तो उसमें से जो AS3 है मुख्य रूप से, तो जो AS3 है वो रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित है। तो ये सही है कि जो AS3 है वो रोकड़ प्रवाह विवरण से रिलेटेड है। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है? तो क्लास 12th में जब जाओगे तो कंपनियों के द्वारा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है कि पूरे वर्ष के दौरान कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, सोर्स के कौन कौन से डॉक्यूमेंट, मतलब कौन कौन से सोर्स थे, इनकम के कौन से सोर्स थे कैश के, और कहाँ पर उसका यूज किया गया। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, वो कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट या रोकड़ प्रवाह विवरण। तो एक कंपनियों के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना अनिवार्य होता है, और वो कौन से नियम के अनुसार? AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो फॉर्मेट दिया गया उसके अनुसार बनाना पड़ता है। तो ये AS3 किससे रिलेटेड है? ये रोकड़ प्रवाह विवरण से रिलेटेड है और ये सत्य है। अगला है कि लेखांकन मानक 10 के अनुसार ह्रास लेखांकन के लिए अपनाई गई पद्धति में एकरूपता होनी चाहिए। भाई ह्रास, हमने हमारा चैप्टर ये 11th में ह्रास, मूल्य ह्रास, स्थायी संपत्तियों के ऊपर ह्रास लगाया जाता है। तो ह्रास लगाना, मूल्य स्थायी संपत्तियों के ऊपर ह्रास लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। तो ह्रास का लेखा करने के लिए एक लेखांकन प्रमाप बनाया गया है, लेखांकन मानक बनाया गया है 10, और उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार ही हर एक व्यवसायियों को उसमें ह्रास का मूल्यांकन करना पड़ता है। तो ये भी क्या है? ये सत्य है ये। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेखांकन मानक का मुख्य उद्देश्य है वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने में एकरूपता लाना। भाई ये लेखांकन मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा क्यों बनाए गए हैं? जो ICAI संस्था है हमारे यहाँ की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है, ICAI के द्वारा लेखांकन मानक जो तैयार किए जाते हैं, तो किस लिए? जिससे कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में एकरूपता लाई जा सके। पूरे देश के अंदर जो वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उनमें एकरूपता रहे। तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी कंपनी के लेखों की जांच करेगा तो उसके लिए नियम एक जैसे होना चाहिए, और ये लेखांकन मानकों के आधार पर तय होता है। तो जो लेखांकन मानक का मुख्य उद्देश्य है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रस्तुत करने में एकरूपता लाना, ये क्या है? ये सत्य है। फिर है भारत में लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना 1987 में हुई। तो लेखांकन मानक बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, भारत में एक बोर्ड बना हुआ है लेखांकन मानक तैयार करने के लिए, और उस बोर्ड की स्थापना 1987 में हुई है। ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि स्थापना 1977 में हुई है, और इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। अगला है कि भारत में लेखांकन मानक काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्गत किए जाते हैं, मतलब जारी किए जाते हैं। लेखांकन मानक जो है वो ICAI, तो संस्था का नाम क्या है? ICAI, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये जारी किए जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब आगे हम चलते हैं विकल्पों की तरफ कि लेखांकन मानक क्या होते हैं। तो लेखांकन मानक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर इसकी परिभाषा आप लोगों को मिल जाएगी कि लेखांकन मानक किसे कहते हैं। तो लेखांकन मानक मतलब एक इकाई द्वारा, इकाई मतलब व्यवसाय करने वाली यूनिट, जैसे कंपनी हो गया, फर्म हो गई, तो एक इकाई द्वारा अनुसरण की जाने वाली, मतलब उन नियमों का पालन करना, कौन से? विस्तृत लेखांकन नीतियों का समुच्चय। समुच्चय मतलब लेखांकन के लिए जो नियम बनाए गए उनको, उनका जो समुच्चय है, संग्रह है,
समुच्चय मतलब संग्रह, तो वो कहलाते हैं लेखांकन मानक। भाई विस्तृत लेखांकन नीति, लेखे लिखने के लिए जो नियम बनाए गए उन नियमों का जो संग्रह है वही क्या कहलाता है, लेखांकन मानक। तो ये हमारा आंसर आ गया बी। फिर है लेखांकन मानक खालिस्तान के लिए आदेश है। तो लेखांकन मानक का पालन करना किसके लिए आदेशात्मक होता है, तो ये कंपनियों के लिए अनिवार्य होता है। कंपनियों को इन लेखांकन मानकों का उपयोग करना अनिवार्य होता है। विशेष रूप से लेखांकन मानक कंपनियों के लिए बनाए जाते हैं, कंपनियों को उनके अनुसार ही काम करना पड़ता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ रहा है कि लेखांकन मानक से अभिप्राय विशिष्ट लेखांकन खालिस्तान से है। तो लेखांकन मानक से अभिप्राय विशिष्ट लेखांकन खालिस्तान से है, विशिष्ट लेखांकन सिद्धांत से है, विशिष्ट लेखांकन सिद्धांतों के प्रयोग से है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इन दोनों से है, सिद्धांत से भी है और उन सिद्धांतों के प्रयोग से भी मतलब होता है लेखांकन मानक का। आगे है लेखांकन मानक 16, ये किससे रिलेटेड है? जैसे अभी हमने देखा कि लेखांकन मानक 3 रोकड़ प्रभाव विवरण से रिलेटेड है, लेखांकन मानक एक लेखांकन नीतियों से रिलेटेड है। लेखांकन मानक जो 16 है वह किससे रिलेटेड है? तो ये है स्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन। ये लेखांकन मानक से लेखांकन मानक जो 16 है वो किससे रिलेटेड? ये उधार की लागतों से रिलेटेड है। जो 16 है वो किससे रिलेटेड है? ये उधार की लागत। उधार की लागत का मतलब होता है कि जैसे कंपनियां जो है वो जब जनता से उधार लेती है, किसी फर्म से, किसी अन्य कंपनी से, यदि उसको उधार लेना है, लोन लेना है या ऋण पत्र जारी करना है, तो वो किस लागत पर ले सकती है, उसके लिए क्या बाउंडेशन है, उसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है वो उधार की लागतों से रिलेटेड होता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की लेखांकन मानक का उद्देश्य क्या है? तो लेखांकन मानक का उद्देश्य क्या है? लेखांकन नीतियों को सुसंगत बनाना, वित्तीय विवरणों की अतुलनीयता को मिटाना, वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयताओं में सुधार लाना या उपरोक्त सभी। तो लेखांकन मानक का उद्देश्य क्या है? ये सभी मतलब कि वे लेखांकन नीतियों को सुसंगत बनाना, कि लेखांकन की नीतियां वो सभी कैसे रहे, वो हार्मोनाइज मतलब कि उनमें एक रूपता है। हार्मोनाइज मतलब जैसे हारमोनियम बजाते हैं तो उसमें यदि आपको सुर का ज्ञान नहीं होगा तो उसमें जो सुर है वो नहीं आएगा, आपको सुनने में मजा नहीं आएगा। तो हार्मोनाइज मतलब कि उसमें एक रूपता लाना, कि आपको बजाते हुए आना चाहिए, मतलब कि लेखांकन की नीतियां लेखांकन का कार्य करने वालों के लिए उपयोगी होती है। फिर है वित्तीय विवरणों की अतुलनीयता को मिटाना, वित्तीय विवरणों की तुलना की जा सके, एक कंपनी के आंकड़ों की तुलना दूसरी कंपनी के लेखों से की जा सके, ये तुलनीयता लाना। और वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता में सुधार लाना, कि वित्तीय विवरण विश्वसनीय, लोगों के लिए उपयोगी है, मतलब ये आंकड़े सत्य है। तो ये सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लेखांकन मानक बनाए गए हैं। तो हमारा आंसर आ गया डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये थे हमारे सत्य और ऑब्जेक्टिव टाइप के देखे। अब हम चलते हैं सही जोड़ी की तरफ। ठीक है, तो सही जोड़ी में हमारे सामने दिया गया है उधार की लागत है। अभी मैंने बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, ये किससे रिलेटेड है? ये उधार की लागतों से रिलेटेड है। आगम मान्यता, अब आगम मान्यता जो है ये AS 9 से रिलेटेड है। प्लांट संपत्ति और उपकरण ये AS 3 से रिलेटेड है। और रोकड़ प्रवाह विवरण ये AS 3 का है और वो AS 10 का है। ठीक है, उधार की लागत मतलब कि कंपनियां यदि कहीं से उधार लेना चाहती है तो उसके लिए AS 16 के नियमों का पालन करना पड़ेगा। आगम मान्यता मतलब कि रेवेन्यू जो है, आय कब मानी जाए कब नहीं मानी जाए, तो ये AS 9 में दिए गए निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। प्लांट संपत्ति उपकरण का लेखा कैसे किया जाए, उस पर कैसे ह्रास लगाया जाए, वो AS 10 के अनुसार उसका लेखा करना पड़ेगा। और AS 3 रोकड़ प्रवाह विवरण किसके अनुसार बनाना पड़ेगा? AS 3 के अनुसार बनाना पड़ेगा। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें याद रखना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। तो रिक्त स्थानों में हमारे सामने दिया गया है, सबसे फर्स्ट दिया गया है इसको लेखांकन मानक 1। लेखांकन मानक 1 जो है वो किससे रिलेटेड है? तो लेखांकन मानक जो 1 है वो है लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण।
लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण। भाई लेखांकन की कौन कौन सी नीतियां है, उनका जो प्रस्तुतिकरण है वो किसके अंतर्गत होता है, लेखांकन मानक 1 के में होता है। फिर लेखांकन मानक 3 किसका वर्णन करता है, तो ये किसका वर्णन करता है, ये रोकड़ प्रवाह विवरण का वर्णन करता है कि 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण AS 3 के अनुसार बनाया जाएगा। ठीक है। फिर लेखांकन मानक जो 10 है वह किससे रिलेटेड है, वो संपत्तियों से रिलेटेड है, उपकरण से रिलेटेड है। ठीक है। फिर लेखांकन मानक 26 ये अमूर्त संपत्ति से रिलेटेड है, अमूर्त संपत्तियों का लेखा कैसे किया जाना चाहिए, उनका मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, ये AS 3 बोलता है, AS 26 बोलता है। फिर लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना खालिस्तान में हुई तो 1977 में हुई, 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना हुई है। अब ये गैप का पूरा नाम क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि गैप का पूरा नाम क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब इसको हम बोलेंगे सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, इसको ये बोला जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, जो क्या कहा गया है, IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। मतलब भाई आज के समय में जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी ग्लोबलाइज हो गई है, मतलब कि आज के समय में जो व्यापार है वो इंटरनेशनल हो गया है। और ऐसी स्थिति में यदि आप दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहे हो तो, या हमारे देश की कंपनी दूसरे देश में यदि व्यापार कर रही है तो वहाँ के जो लेखांकन के नियम है तो, और हमारे देश के जो लेखांकन के नियम है, इनमें एक रूपता लाने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, जिनके आधार पर लेखे तैयार किए जाते हैं। तो ये IFRS है। लेखांकन मानकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो ICAI के द्वारा किया जाता है, ICAI के द्वारा किया जाता है। और लेखांकन प्रमाप का उद्देश्य लेखांकन की नीतियां और प्रयोगों में क्या लाना, एक रूपता लाना। लेखांकन प्रमाप का उद्देश्य, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था, तो लेखांकन प्रमाप का उद्देश्य है कि लेखांकन की जो नीतियां हैं उन नीतियों में एक रूपता लाना, जिससे कि पूरे देश में एक जैसी लेखांकन पद्धति को अपनाया जा सके। लेखांकन मानकों को अपनाना कंपनी के लिए अनिवार्य होता है, एक कंपनी को लेखांकन मानकों के अनुसार कार्य करना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे एक वाक्य की तरफ। एक वाक्य की तरफ में देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण किस लेखांकन मानक के अधीन किया जाता है, तो AS फर्स्ट के अनुसार लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण किया जाता है। उधार की लागत है AS 16 के अनुसार उधार की लागत ये तय की जाती है। प्लांट और मशीनरी AS 10, प्लांट मशीनरी उपकरण के लिए लेखांकन मानक 10 है। और कारपोरेट कार्यालय मंत्रालय भारत सरकार ने कितने इंड AS मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए गए हैं, तो 35 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक जारी किए गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अकाउंटिंग जो लेखांकन मानक या लेखांकन प्रमाप, उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ये हमने देखे। ठीक है, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।